सबका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और जैसे पिछले कुछ सप्ताह में आपने देखा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बेहद ही लोकप्रिय भी हुए और बहुत महत्वपूर्ण है और वो आर्थिक गति को बहुत तेजी से गति दे रहा है। ऐसे दो निर्णय आज भी किए गए हैं। एक सोलर हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स और दूसरा व्हाइट गुड्स माने एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स। ये बहुत अहम कदम है और इसके बारे में पीयूष गोयल जी आपको जानकारी देंगे। एक एमओयू की भी मंजूरी दी है, वो जापान का एकेडमिक रिसर्च कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज और भारत का नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके दोनों के बीच हुआ एक अंतरिक्ष समझौते के बारे में मंजूरी दी है। तो ये तीन विषय है और बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। सो ओवर टू पीयूष गोयल। धन्यवाद प्रकाश जी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार गत 7 वर्षों में भारत की जो उत्पादन करने की क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इस देश की अर्थव्यवस्था को भी गति दे और मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हमारे युवा युवतियों को काम करने के अवसर बड़े पैमाने पे उपलब्ध हो, इस पे बहुत अधिक बल दिया है। आप सब जानते हैं कि भारत के वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, चाहे वो हमारी स्किल्ड मैन पावर हो, हमारे युवा युवतियों की क्षमता हो, उनके बड़े इनोवेटिव और इन्वेंटिव आइडियाज हो, चाहे वो भारत की कंपेटिटिव कॉस्टिंग हो, हमारे पास जो उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो, इन सबको जब सम्मिलित करते हैं तो भारत एक बहुत ही प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन विश्व का बन सकता है और आगे चल के भारत इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बने, ये इस सरकार का उद्देश्य है। पहले कई बार मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने की बात होती थी, पर ठोस कदम व्यापार को सरल बनाना, आय कर विभाग जिस प्रकार से टैक्सेशन कलेक्ट होते हैं उसको सरल करना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे भारत में सुधारना, इन सब चीजों पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए। सभी इतने सारे टैक्सेस और सेसेस को सम्मिलित करके जीएसटी लाना, बैंक्रप्सी के लिए आईबीसी कोड लाना, इसी प्रकार से इनकम टैक्स में सरलीकरण करना, फेसलेस असेसमेंट हो, रिफंड्स बिना मांगे लोगों को समय पे मिल जाए, अपने अपने खाते में सीधा मिले। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम इस देश का तैयार किया गया, कैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक जो यहाँ पे इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है उनको ध्यान होगा कि दो बहुत प्रमुख इकोनॉमिक थियरीज हैं, एक है कंपेटिटिव एडवांटेज और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज ये दोनों भारत में कई चीजों में है, पर हम शायद उसको पूरी तरीके से अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक भारत की क्षमता को पहचानते हुए क्या क्या कदम उठाए जाए जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बल मिले, उसको ध्यान दिया।
कंपेटिटिव एडवांटेज भारत का कई क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए टेक्सटाइल आप ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, लेदर ले लीजिए, एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। जेम एंड ज्वेलरी ले लीजिए, जहां बाकी देशों के निस्बत हमारे यहाँ पे जब बनती है तो कंपटीशन में हम खड़े हो सकते हैं, अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। ऐसे एक कंपेरेटिव एडवांटेज की थियरी है। कंपेटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर की थियरी थी, कंपेरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो की थियरी थी कि बाकी देशों के निस्बत भारत किन चीजों में कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत ने इन दोनों थियरीज को सही माने में भारत के उद्योग क्षेत्र के साथ जोड़ते हुए 13 सेक्टर्स चूज किए, 13 सेक्टर्स जहां हमारी क्षमता है कि हम ग्लोबल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग करें, ग्लोबल चैंपियंस भारत में बनाए जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेटिटिव हो, जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर compete कर सकें, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना योगदान दे सकें। और इस सब को देखते हुए जहां नेचुरल रिसोर्सेज की को और बड़े पैमाने पर थ्रस्ट देने की आवश्यकता पड़ी तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को बदलाव किया। जहां पे एमएसएमई को कोरोना से पीड़ा होने के कारण सहयोग देने की बात हो तो उसमें आईबीसी के कानून को सरल बनाया, पहले स्टैंड स्टिल किया 1 साल के लिए, अब उसमें बदलाव करके एमएसएमईज को और रास्ते दिए, मार्ग दिए जिससे उनकी प्रोडक्शन चल सके। तो इस प्रकार से कई अहम फैसले लिए जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक बहुत सेंटर पॉइंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत के आगे के भविष्य का। लगभग 2 लाख करोड़ 13 सेक्टर्स में ग्लोबल चैंपियंस बनाने के लिए, और जिसके कारण साधारणतः कम से कम 1 करोड़ युवा युवतियों को काम करने के अवसर मिले, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। 1 करोड़ युवा युवतियों को, यानी 1 करोड़ परिवार देश में समृद्ध हो जाए, 1 करोड़ लोगों को काम करने का, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाने का, नौकरी करने का, स्वयं का व्यापार करने का मौका मिले। मैं समझता हूं अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद पहली बार भारत के इतिहास में कि लिया गया है। इसके तहत पहले 3 सेक्टर्स में शुरुआत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूवल दी गई थी, जिसमें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत ही सफल स्कीम, जिसकी डिटेल्स देखें तो लगभग 16 एप्लीकेशन आई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसमें 35,000 करोड़ के पीएलआई की मंजूरी दे चुके हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल में एक जमाने में एपीआई, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या की स्टार्टिंग मटेरियल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या की स्टार्टिंग मटेरियल्स केएसएम भारत में बना करते थे। आस्ते आस्ते विदेश में बनने लग गए सस्ते, उनको प्रोत्साहन देके फिर एक बार भारत में बनाने के लिए फार्मा की एक पीएलआई लाई गई, जिसमें 47 एप्लीकेशंस आए और बड़े पैमाने में देश को आत्मनिर्भर दवाइयों के क्षेत्र में बनाने का मार्ग बना। ऐसे ही मेडिकल डिवाइसेस जो साधारणतः बहुत बड़े मात्रा में इंपोर्ट होते थे, उसमें देश में क्षमता बढ़े, भारत के लिए भी और दुनिया भर में सप्लाई करने की भी हमारी क्षमता बने। 14 एप्लीकेशन आई, उसके भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूवल दिया गया। ये 3 स्कीम्स तो मार्च अप्रैल में 2020 में शुरू कर दी गई थी। उसके बाद 10 और सेक्टर्स का नवंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दी गई, जिसमें से 4 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पहले मंजूरी हो चुकी है और आज 2 और स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। 4 स्कीम्स का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि वो 4 स्कीम्स जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कुछ फार्मा के ड्रग्स, कुछ टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, जो पिछली बार हमने बताया था। ये 4 स्कीम पहले अप्रूव हो चुकी हैं।
आज व्हाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडीज की एक स्कीम अप्रूव हुई और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की स्कीम। तो एक प्रकार से 6 और स्कीम होके 13 में से 9 स्कीम्स अभी तक अप्रूव हो गई हैं, बाकी 4 भी बड़े एडवांस स्टेज पे हैं और कुल मिला के एक भारत के मैन्युफैक्चरिंग बेस को बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। ये मैं परिप्रेक्ष्य इसलिए दे रहा हूं कि कई बार हम एक एक ब्रीफिंग में एक एक स्कीम की बात करते हैं तो बिग पिक्चर समझने में रह जाती है। और बिग पिक्चर का एक और आंकड़ा जो आप सबको बहुत महत्वपूर्ण समझ में आएगा, भारत ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 1950 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, 2 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग में किया है, 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। ये जो 13 स्कीम्स हैं, ये अकेले अगले 5 साल में 500 बिलियन डॉलर यानी 35 लाख करोड़ रुपए का लगभग इसमें एडिशनल आउटपुट करेंगी। 35 लाख करोड़ रुपए का जब एडिशनल आउटपुट करती हैं तो एक बहुत बड़ा उछाल हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलता है सिर्फ ये 13 स्कीम्स के। तो कहां 1.5 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई है इन द लास्ट 5 इयर्स और सिर्फ ये 13 स्कीम से 35 लाख करोड़ की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहित होगी। आज जो 2 स्कीम्स अप्रूव की है उसमें एक तो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें लगभग 10,000 मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सालाना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में क्रिएट होगी। 4,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव डिसबर्स किया जाएगा और बड़े डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब कंपनीज को चूज किया जाएगा। हमारा अनुमान है कि इन 10,000 मेगावाट जो पीएलआई स्कीम से प्रोत्साहित होंगे, इससे जो एक ओवरऑल स्केल बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उससे और कई कंपनीज भी भारत में आने में प्रोत्साहित होंगी। कंपोनेंट्स भारत में बनना शुरू होंगे और लगभग इस देश में आगे चल के हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे हमारे सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और हमें विदेशों के ऊपर निर्भर आगे नहीं होना पड़ेगा। इसमें भारत में बड़े रूप में रोजगार भी पैदा होगा, बड़े रूप में इसमें नए प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे और उत्पादन क्षमता खुद होने के कारण बिजली की कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी, कम रहेंगी। इसी कड़ी में लगभग 30,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 1,20,000 लोगों को इस स्कीम से इनडायरेक्ट काम करने के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जो आज के दिन हम बड़े रूप में इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम आत्मनिर्भर होने में सफल हो पाएंगे। इसी प्रकार से एयर कंडीशनर्स की कहानी तो मैं समझता हूं आप सबको याद होगी। एक जमाना था जब भारत में एयर कंडीशनर्स बना करते थे। पहले हम जब एयर कंडीशनर्स खरीदते थे तो भारत की कंपनियां ही बनाया करती थी। आस्ते आस्ते विदेश से आने शुरू हो गए और एक समय ऐसा आया कि लगभग 70-80% एयर कंडीशनर्स आस्ते आस्ते विदेश से आने लगे। कंपोनेंट्स में भी हमने निवेश नहीं किया तो कंपोनेंट्स भी विदेश से आने लग गए और अब यह स्थिति हो गई कि
हम पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर एयर कंडीशनर्स के लिए निर्भर हो गए। और ये एक ऐसा सेक्टर है, जैसे जैसे देश की समृद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। करीब 15 से 20% एनुअल CAGR है, ग्रोथ है एयर कंडीशनर्स के डिमांड में। तो पीछे हमने एक कदम उठाया था कि जो कंप्रेस्ड एयर डाले हुए एयर कंडीशनर्स आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण उसको भारत में लाने देना बंद कर दिया, जिससे इतना जरूर हुआ कि अब एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट होने बंद हो गए, परंतु कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते थे और भारत में असेंबल होके बिकते थे। तो हाल का निर्णय के कंप्रेस्ड एयर के साथ एयर कंडीशनर नहीं आएगा, ये एक कड़ी थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे 25% के करीब वैल्यू एडिशन भारत में आना शुरू हो गया। अब दूसरी कड़ी आज मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो कंपोनेंट्स लगते हैं एयर कंडीशनर असेंबल करने, उन कंपोनेंट्स को भी अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय स्केल और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स भारत में बने। और जो आज 25% वैल्यू एडिशन होती है AC बनाने में, वो बढ़ के 75% तक जा सके और हम एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू आइटम्स जो AC में लगते हैं, हम बाकी सब कुछ भारत में बना सके। इसी प्रकार से आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज विश्व का लीडर LED लाइटिंग में भारत है। पूरा विश्व भारत की तारीफ करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उजाला योजना देश के समक्ष रखी थी, उससे LED के लाइट्स की कीमतें भी मात्र 15% रह गई, यानी 85% घट गई। जो स्केल था वो स्केल लगभग 200-300 गुना बढ़ गया। कहाँ सालाना 6 लाख बल्ब बिकते थे, वो 30 करोड़ के करीब सालाना बल्ब बिकने लग गए, 500% हो गया एक तरीके से। और देश में अब पूरी तरीके से वो पुराने जो बल्ब होते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते थे, वो लगभग आज देखने को नहीं मिलते हैं। सब जगह LED लाइटिंग हो गई है, जिससे पर्यावरण को भी सुधार करने में फायदा हुआ है। लोगों के बिजली के बिल कम हो गए, करीब करीब 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ। जलवायु परिवर्तन में भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि हुई। और LEDs भी भारत में अब बनने लगी है। लगभग हमारा 85-90% जो रिक्वायरमेंट है भारत में बनता है, लेकिन उसमें भी वैल्यू एडिशन 40-45% होते हैं। काफी कंपोनेंट्स उसमें भी अभी भी विदेश से आते हैं। उसके कंपोनेंट्स जो लगते हैं और जिसपे हम आत्मनिर्भर नहीं है, उसको भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का निर्णय आज किया गया है। तो एयर कंडीशन और LED बल्ब दोनों को कंपोनेंट लेवल तक जाके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाए, भारत में वो बने, वैल्यू एडिशन ज्यादा हो। और इसमें लगभग 6,238 करोड़ रुपए, 6238 करोड़ रुपीस इन कंपोनेंट्स AC और LED के कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम के माध्यम से 5 वर्षों में डिसबर्स किया जाएगा। इसमें भी 4 से 6% के करीब इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके माध्यम से आएंगे, और कंपोनेंट्स तो अधिकांश MSME सेक्टर में ही बनते हैं, तो इससे MSME को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और अंदाजा है कि इससे बड़े रूप में लोगों को काम नौकरी का भी अवसर मिलेगा और आगे चल के भारत पूरी तरीके से एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरर ऑफ ACs एंड LEDs बन के पूरे विश्व में भारत के बनाए हुए एयर कंडीशनर्स जाएंगे, भारत के बनाए हुए LED बल्ब्स पूरे विश्व में बिकेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ऑल इन ऑल एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ी उछाल की तरफ लेके जाने का साधन बनेगा। इसमें
जो इंडस्ट्री फीडबैक भी हमें मिला है बहुत पॉजिटिव है, बहुत एक्साइटमेंट है, उत्साह है भारत के निवेशकों में भी और भारत के उत्पादन करने वाली कंपनियों में भी। बड़े रूप में निवेश आने से एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी किक स्टार्ट होगा, नए प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि 35 लाख करोड़ का लगभग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एडिशनल सिर्फ ये 13 सेक्टर्स में बनेगा, बाकी तो और बहुत सारे अन्य सेक्टर्स में बल दिया जा रहा है जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख करोड़ 25% जीडीपी की बन सके, वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस पीएलआई स्कीम का महत्व सबसे अधिक 1 करोड़ लोगों को रोजगार या काम करने के अवसर, नौकरियों के अवसर मिलने का जो एक हमने अंदाजा या लक्ष्य रखा है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, this is Anshu Sharma from CNBC TV18. My question to you is, when do we expect expression of interest for both the schemes, and how many companies or which all companies are interested, and what will be the rate benefit that the companies will get? Thank you. Madam, both the schemes have been approved by the cabinet only today, and both the ministries, MNRE and Industry Ministry, DPIIT, both will come out with the detailed operational guidelines by which they'll define who will be the beneficiaries, what will be the minimum scale of operation, what will be the incremental sale expected out of the investments made under this scheme, and the approximate benefit that the incremental sales will get would be in the region of 4 to 6% on LED and air conditioning components, and on solar also. It is going to be designed in such a fashion that it will be linked to the efficiency of the modules and linked to the whether it's a greenfield project or a brownfield project, and accordingly the rate of incentive will differ. Detailed guidelines will soon come out, like they've come out for the 7 schemes that have been already approved in the past. What is the rate of, how are you determining the incentive? Is it through tax rebate or through subsidy? Are you determining the incentive through tax rebate or through direct subsidy? It is going to be a direct benefit transfer, direct subsidy based on the incremental production. It's only linked to production, and we are focusing to create global champions so that with economies of scale we can also get very high quality production and cost competitiveness. Mr. Goyal, I am Aditi Tandon from the Tribune. I wanted to ask you a very important question about the pending procurement We are in budget. discussing the cabinet decisions. ऐसे मासिक एडिटर इन दिनों मेरा सवाल है कि ये इंपोर्ट जो है वो कितना कम हो जाएगा? इसके पीछे सीधा सा कोई हेतु ये नहीं है कि हम इंपोर्ट कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन हमारा हेतु ये है कि भारत की जो क्षमताएं हैं जिस जिस क्षेत्र में, इससे मैंने शुरुआत में वो समझाया कि जो कम्पिटिटिवनेस भारत की जिन क्षेत्रों में है वो चीज़ों को हमें भारत में प्रोत्साहन देना चाहिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से अगर हम 35 लाख करोड़ सिर्फ इन स्कीमों से अगले 5 वर्ष में इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे तो उसका काफ़ी बड़ा अंश भारत में इस्तेमाल होगा। स्वाभाविक रूप से जब भारत में इस्तेमाल होगा तो जो आज के दिन बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं वो लाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम भारत में उतनी गुणवत्ता, क्वालिटी और कम दाम, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस पे वही चीज़ें भारत में बना पाएंगे। 2 सवाल है सर, एक पीयूष सर आपसे, एक प्रकाश जी से। पहला है कि पीयूष जी की पीएलआई स्कीम की जो घोषणाएं हो रही है, इसी एफडीआई बाजी बढ़ेगा
लेकिन क्या दोनों में लीकेज है? PLI से FDI कितना आने की उम्मीद है आपको और बढ़ने की उम्मीद है? और दूसरा प्रकाश जी की जिस तरह से अभिनंदन पाकिस्तान में कैप्चर किया गया था, हमने पूरी ताकत से उसको छुड़ाया, नक्सलियों ने हमारे राजकेश्वर को, यहाँ से एक जंबाज को कैप्चर किए हुए, क्या उसको भी हम छुड़ा के लाएंगे जिस तरह से अभिनंदन को छुड़ा के लाए थे? दो सवाल, पीयूष जी और प्रकाश जी। जहाँ तक आपने PLI की बात की, मेरा मानना है कि बहुत स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसी स्कीम है जो ऐसा कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि भारत का निवेशक है, विदेश से निवेशक आया। हम चाहते हैं कि भारत की जो क्षमताएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। भारत में जो गुणवत्ता है, जो हमारे उपभोक्ताओं को जो सामान बिकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता का को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भारत में बने। तो हम तो चाहेंगे कि भारत के निवेशक बड़े रूप में इसका लाभ लें, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर हो, जो भी इस स्कीम के अंतर्गत गाइडलाइंस में फॉल करेगा, सभी का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया को भारत पे कितना विश्वास है कि कोविड महामारी के वर्ष में भी जब पूरी दुनिया में, और ये रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स हैं कि पूरी दुनिया में FDI घटा है, पूरी दुनिया में FDI बड़े रूप में घटा है, छोटा मोटा भी नहीं, भारत में बढ़ा है। पहले 10 महीने के आंकड़े लगभग 25% से अधिक ग्रोथ थी FDI में। मार्च तक की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, FDI में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक विदेश से जो आते हैं, एक री इन्वेस्टेड अमाउंट्स। जो डायरेक्ट FDI आया है वो भी मार्च तक का फिगर रेडी है, तो उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब री इन्वेस्टेड अर्निंग्स आने के बाद फाइनल फिगर आएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का सबसे अधिक FDI हमें कोरोना वर्ष में आया। ये आप सबके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़े हर्ष का भी विषय, हमारे आत्मविश्वास को भी और बल देने वाला विषय, और इस देश के बारे में विश्व में कितना उत्साह है इस देश की पोटेंशियल को लेके, कितना विश्व में कॉन्फिडेंस है भारत की क्षमताओं पर, इसका एक प्रतीक है। आज के जैसे हमने कहा, ये डिसिप्लिन रखी है कि कैबिनेट के डिसीजन नहीं बोल रहे हैं, बाद में आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रकाश जी, क्या देश में वैक्सीन की कमी है क्या? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि वैक्सीन की, महाराष्ट्र का जो मुद्दा है उसके बारे में 1 घंटे में मेरा ट्वीट आएगा, इसको नहीं, क्या वैक्सीन की कमी है क्या सर? वो कह रहे हैं कि लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर से शॉर्टेज की वजह से वापस लौट रहे हैं, और पैनिक भी हो रहा है सर, लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई, और वैक्सीन महत्व पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। My question is that since we are seeing a lot of local lockdowns, do you expect that this will affect the? Yeah, I'm coming to this question, sir. With the more and more announcement about PLI, do you see any kind of disruptions in the production? Absolutely no, because very categorically there is no national lockdown, and any localized containment area, it's a short-term phenomenon. The whole world recognizes it. And further to that, even in the areas where there have been lockdowns, they have categorically excluded all manufacturing from any sort of restrictions.